Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here for class 8th geography, and chapter name is agriculture. In agriculture, today I am going to explain here इंटेंसिव एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का फार्मिंग होता है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आज लोगों को मैं आज इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा फार्मिंग का मेथड है जिसमें स्मॉल पीस पर जो है एग्रीकल्चर किया जाता है। स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है और फार्मर जो है कई वैरायटी के फसल जो है वहाँ उगाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एरिया जो होता है हाई पॉपुलेटेड एरिया जो होता है, उसी एरिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए अच्छी क्वालिटी के गुड सीड्स बोए जाते हैं। एम्पल फर्टिलाइज़र, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। रेगुलर जो वाटर सप्लाई है उसका यूज करके इरिगेशन का साधन बनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अप्लाई किया जाता है कि जिससे कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अब इसके बाद कहा है, इसके अलावा कहा है मोर देन वन क्रॉप, उस लैंड पर एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि जो सॉइल होता है वो फर्टाइल सॉइल होता है और अच्छा क्लाइमेट होने के कारण वहाँ वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगाया जाता है। अब इसके बाद कहा है कि मोस्टली देखा जाता है तो मानसून रीजन में जो साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में इस तरीके का एग्रीकल्चर किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से राइस जो है क्रॉप बोया जाता है। इसके अलावा राइस के अलावा वीट, मैज, पल्सेस और कुछ आयल सीड भी बोए जाते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कई वैरायटी के क्रॉप बोए जाते हैं। फार्मर्स इस एरिया में कई क्रॉप बोता है जिससे कि प्रोडक्शन जो है उनके कंजप्शन के लिए अवेलेबल हो सके। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर उसी एरिया में किया जाता है जिस एरिया में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर से यहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरण पोषण किया जा सके। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कमर्शियल फार्मिंग की बात करूँगा या कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताऊँगा। अब इसमें कहा है कि मेन पर्पज़ इसका जो होता है वो प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच करके इनकम कमाना। इसलिए जो है इस प्रकार के एग्रीकल्चर में एक पार्टिकुलर क्रॉप जो है एक सुटेबल रीजन में सेलेक्टेड फार्मर के द्वारा जो है बोया जाता है और इसके बाद उसे मार्केट में बेच करके जो है इनकम कमाया जाता है। इसी को जो है इस तरीके का जो एग्रीकल्चर होता है उसे कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। तो अब देखते हैं इसमें कमर्शियल ग्रेन में। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में इसमें देखा जाता है कि जो ये मोस्टली ये मिडिल लैटीट्यूड में किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग, और जो क्रॉप यहाँ उगाए जाते हैं वो कमर्शियल पर्पस पर जो है उगाए जाते हैं, कमर्शियल पर्पस पर उगाए जाते हैं। और बहुत से डेवलप्ड कंट्री कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, जैसे कनाडा, यूएसए, रसिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। और कुछ पार्ट जो है देखा जाता है तो कुछ पार्ट इंडिया का भी कमर्शियल फार्मिंग करता है। अब कमर्शियल पर्पस से हम देखते हैं कि वीट जो है मोस्टली जो है इंडिया में कमर्शियल पर्पस से बोया जाता है। और यूएसए में देखा जाता है तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ वीट जो है कमर्शियल फार्मिंग के रूप में या और कॉटन जो है कमर्शियल फार्मिंग के रूप में बोया जाता है।
और कुछ एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है, कुछ एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है, उस एरिया में पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। अब उस फार्म में जो है जो फार्मिंग किया जाता है वो बड़े साइज पर जो है फैला होता है, और पर जो है अगर देखा जाता है तो उस एरिया में जो है 100 हेक्टेयर्स लैंड पर जो है खेती एक साथ जैसे एक कृषक के द्वारा किया जाता है। और इसमें मोस्टली वर्क जो है अधिकतम जो काम होता है वो मैकेनाइज्ड किया जाता है। मैकेनाइज्ड किया जाता है कहने का मतलब जो ट्रैक्टर से, ट्रैवलर से, लेबलर से, सीड ड्रिलर का यूज करके, कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज करके सारा फार्मिंग एक्टिविटी मैकेनिज़्म पर या कहने की तकनीकी पर डिपेंड होता है, जिसमें जो है लेबर वर्क बहुत कम होता है, लेबर का जो है काम बहुत कम होता है या लेबर की सहायता बहुत कम जो है ली जाती है। अब इसको कंपेयर किया जाता है तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है उसमें जैसा मैंने बताया कि पर कैपिटा यूनिट जो होता है लेबर का बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए देखा जाता है कि इसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। टोटल प्रोडक्शन यहाँ बहुत हाई होता है क्योंकि लार्ज एरिया कल्टीवेशन के अंडर में होता है। अब जैसे यूरोप को देखते हैं तो इसमें कई प्रकार के क्रॉप जैसे स्पेशलाइजेशन जो है स्पेशली बोए जाते हैं। अब ये जो है इसमें मुख्य रूप से सीरियल, वेजिटेबल, ऑयल सीड और कुछ रूट वाले फसल बोए जाते हैं। कहा है जब क्रॉप जो है कंबाइंड होकर के लाइफ स्टॉक के साथ फार्मिंग किया जाता है तो इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और ये जो है कैटल से मिल्क प्रोडक्ट करके डेयरी फार्मिंग और कुछ इससे रिलेटेड जो है एक्टिविटी कंट्रीज़ में किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लांटेशन फार्मिंग का, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? ये एग्रीकल्चर देखा जाता है स्पेशली सिंगल क्रॉप एक लार्ज एरिया में बोया जाता है, लार्ज फार्म पर बोया जाता है। तो इसीलिए इसको एक तरीके से प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब इसका प्रोडक्ट जो है वो बोया जाता है, प्रोडक्शन लार्ज एरिया पर किया जाता है क्योंकि ये मार्केट में इसको जो है यूज किया जाता है, बेचा जाता है। मोस्ट प्लांटेशन जो है वो जो है ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में यह लगाए जाते हैं। ये प्लांटेशन जो हैं वो साइज में बहुत लार्ज होते हैं और कई लेबर वर्क की आवश्यकता होती है, कई लेबर्स की आवश्यकता यहाँ होती है। अब इसके बाद देखा जाता है तो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट या प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ प्रॉफिटेबल होते हैं। इस तरीके का एग्रीकल्चर करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि प्लांटेशन जो है वो ओरिजिनली जो है यूरोपियन एरिया में ज़्यादा हुआ है। अब इसके बाद देखा जाता है तो इसमें अधिकतम जो है वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है और इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। और इस तरह देखते हैं तो ये जैसा मैंने बताया कि नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में उनको बेचा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से इंडिया में टी, श्रीलंका में काफ़ी, इंडिया और श्रीलंका में जो चाय उगाया जाता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, ब्राज़ील और कोलंबिया में कॉफ़ी, बनाना लैटिन अमेरिका में, और इसके अलावा कैरिबियन में, आइलैंड में कोकोआ, घाना में शुगर कैन, क्यूबा में
ये कुछ स्पेशल प्लांटेशन क्रॉप हैं जो अलग अलग देशों में जो है इनकी खेती की जाती है। पहले प्लांटेशन क्या होते थे, ये कॉलोनीज में या कॉलोनियल पीरियड में ही डेवलप हुए। इसके बाद कॉलोनियल जब यहाँ आए तो एक तरीके से कह लें कि प्लांटेशन धीरे धीरे एंड हो गया और प्लांटेशन अब जो है कुछ लोकल रेजिस्टेंस के द्वारा, स्टेट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से जो है प्लांटेशन किया जा रहा है। अब हार्टिकल्चर जो है फ्रूट ग्रोइंग वेजिटेशन है, जिसमें जिससे ट्रक फार्मिंग जो है वो वेजिटेबल ग्रोइंग है जो कि लोकल कंजप्शन के लिए किया जाता है। और जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लावर ग्रोइंग के लिए होता है। तो इस तरीके से जो है नए कुछ ट्रेंड हैं जो कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो है देखने को मिलते हैं। ट्रक फार्मिंग जो वेजिटेबल बोने के लिए किया जाता है, उगाने के लिए, और लोकल कंजप्शन के लिए इसको यूज करते हैं। फ्लोरिकल्चर जो है फ्लावर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हार्टिकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल के लिए किया जाता है। तो ये इस तरीके के कुछ ये कमर्शियल फार्मिंग के जो है तरीके हैं जो है जिसमें कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। अब मिक्स्ड फार्मिंग जैसा मैंने बताया था आपको कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है कि एक फार्मिंग प्रैक्टिस का तरीका है जिसमें क्रॉप को उगाया जाता है फार्म पर। इसके अलावा उसके साथ साथ कुछ कैटल भी उन रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। और ये जो है पॉपुलर है मुख्य रूप से फार्म का साइज जो है, खेतों का आकार मॉडरेट है उस एरिया में। अब सीरियल क्रॉप के अलावा जैसे बार्ली, वीट, मैज बोया जाता है। इसके अलावा कुछ रूट क्रॉप भी जैसे पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, इस एरिया में बोया जाता है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है क्रॉप का उसमें कैटल्स के लिए फाडर बोए जाते हैं। और ये फाडर मुख्य रूप से देखा जाता है तो अल्फ़ा, लुसर्न, इस तरीके के कुछ ऐसे जो है क्रॉप है जो कि एनिमल के लिए बोया जाता है। ये एनिमल डंग का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को जो है बढ़ाया जाता है और फार्मर जो है हमेशा सप्लाई करता है इसको, इसके दूध का, और सेल करके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है और उसका यूज करके जो है पैसा कमाता है। मिक्स फार्मिंग जो है एक ग्रेट सिक्योरिटी प्रदान करता है कल्टीवेशन के लिए। एक सिंगल क्रॉप जो है एक लार्ज एरिया में बोया जाता है। कभी कभी क्या है कैटल फेड स्टैंडिंग क्रॉप भी बोए जाते हैं, या कह लें कि कैटल्स को खिलाने के लिए कुछ क्रॉप बोए जाते हैं। एनिमल का जो नीड है डेली अटेंशन के लिए, डेली यूज के लिए, उसमें फैमिली जो है, फैमिली के लेबर जो है यूज किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। और इस तरीके का जो फार्मिंग है मुख्य रूप से कुछ कंट्री जैसे यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या न्यूजीलैंड, यूएसए राज्यों में, देशों में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में डेयरी फार्मिंग, हार्टिकल्चर, या मैं आप लोगों को डेयरी फार्मिंग के बारे में बता देता हूँ। अब डेयरी फार्मिंग का है कि एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि कैटल पर डिपेंड करता है, और जैसा कि मिक्स फार्मिंग के साथ इसे किया जाता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए डेयरी फार्मिंग किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग का भी एक तरीके से प्रयोग किया जाता है इसके साथ में, और डेयरी फार्मिंग का भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कहा है कि ये जो है भारत के, या कहने की विश्व के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ क्लाइमेट कंडीशन जो है ठंडा होता है, उस क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग किया जाता है। और इसको देखा जाता है तो ये अर्बन सेंटर में, इसके अर्बन एरिया में इसके सेंटर्स बनते हैं, और ये मिल्क ईजिली सप्लाई कर दिया जाता है टाउन एरिया में। और ये कहा है कि फार्मिंग जो है
प्रोवाइड करते हैं कुछ प्रोविज़न्स एनिमल्स की, जैसे शेड हो गया, स्टोरेज हो गया, और फर्टिलाइज़र जो है, विंटर फॉडर है, ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे मिल्किंग मशीन्स की आवश्यकता है, फीडिंग ट्रॉट की आवश्यकता है। इनका जो है यूज किया जाता है। मॉडर्न मेथड से जो फीडिंग किया जाता है वो भी यहाँ डेयरी फार्मिंग में प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हार्टिकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स